हर चीज के पीछे एक पक्का कारण होता है, कौन सा? इकोनॉमिक। दुनिया में जब भी किसी भी घटना के कारण लिखो तो सबसे पहले दिमाग चलना चाहिए, इसके पैसे पैसे वाला कारण कौन सा है? बिना पैसे वाले कारण के दुनिया में कोई भी घटना, मैं पढ़ाता हूं, इसके पीछे क्या लॉजिक? पैसा बाबू भाई, पैसा। सुबह से शाम तक सेम बातें करनी, सेम डायलॉग मारना, कितना बुरा है। एक बातें 12-13 साल से करने, कोई बातों में चेंज, हिस्ट्री की तो बातें ही सेम की सेम, वो की वही। भाई ये थोड़ी अकबर का बाप चेंज कर देंगे दूसरे बैच में जाते, यार मैं तंग हो गया अकबर का बाप हुमायूं पढ़ा इस बार बाबर कर दूं, ये भी नहीं कर सकता। सेम बातें। ये कारण मैं ऐसा सब कर पा रहा हूं, क्यों कर पा रहा हूं? क्यों? क्या है? कैसे आप यहां पढ़ रहे हो, इसके पीछे भी क्या है? मैं कहता हूं आज आप तो घर वालों को फोन करके कह दो कि पापा बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है, नॉलेज प्राप्त हो रहा है, मैं खूब ज्ञान प्राप्त करूंगा, लेकिन पेपर नहीं। क्या करना है पेपर देके? टुच्ची नौकरियां करने के लिए नहीं बना हूं मैं, और मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा। घर वाले ना उल्टा लटका नीचे बाजते लगाए, एक दिन नहीं रहने दे, जयपुर आपको बुला ले। नॉर्मली अपने देखते हैं कि भाई बहन भाई 2 है, और घर वालों को यदि एक को ही पढ़ाना है तो घर वाले प्रेफर करेंगे कि भाई को पढ़ा दें, तो लगता है पैसे कमा के लाएगा। तो हर चीजें इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। भेदभाव भी किसी प्रकार का हो गया तो वो भी किसी वजह से हो गया। तो गाय पवित्र हो गई, गाय माता हो गई हमारी, क्योंकि गाय से क्या प्राप्त होते थे? बैल प्राप्त होते। बैल किस में काम आते? मैं तो कई बार सोचता हूं कि यार मनुष्य ने शुरू में तो एक्सपेरिमेंट किया होगा, उसको तो नहीं पता था बैल काम आ जाएगा, उसने तो पाडा भी यूज में लिया होगा। भैंस का बच्चा कौन? पाडा भी यूज में लिया, पर पाडा आलसी होता है, धीमे धीमे चला होगा, तो मरने दे रहा, पाडे का कोई काम नहीं है। बैल थोड़ा फुर्तीला था तो तेज चला, तो उसने कहा ठीक है। तो अपने घरों में ना अब भी कोई छोटा बच्चा हो, गाय का जो बच्चा होता है ना, गाय के बच्चे को बोलते हैं टोकड़िया। क्या बोलते हैं? टोकड़ी। कई बार आप तो टोकड़िया बड़ा चंचल होता है, कभी खुंटे को इधर लेके जाएगा, कभी इधर लेके जाएगा, रस्सी से कभी इधर तोड़ेगा, कभी इधर तोड़ेगा। तो गांव घर में कोई छोटा बच्चा होता है ना, चंचल होता है, 4 पैर भी चढ़ गया, फिर नीचे कूद गया, लग गई तो भी कुछ नहीं, हंस रहा है, कभी धूल में लौट के आ गया, नहलाया, 10 मिनट बाद में भूत हुआ घूम रहा है ना। तो घर वाले आज भी कहते हैं अरे टोकड़ी है, चंचलता से रहता है। मैं वो कई टाबर होते थे, खाते हैं पीते हैं पड़ जाते हैं, खाते हैं पीते पड़ जाते हैं, पाडो है, क्योंकि पाडा आलसी था, पाडा ढंग से काम करता, बैल ढंग से काम कर रहा था, बैल खेत में काम आया, इसलिए बैल की हमने मूर्तियां बनाई, इसलिए हमें क्या मिलती है? बैल की मन। ऐसे कैसे लाश जो मिली, लाश के साथ में हमें क्या मिलते हैं? अब तो आप में से कौन कौन जॉइंट फैमिली का समर्थक है? क्या बात करते हो सारे? सभी रात की तैयारी बंद करो, फिर तैयारी बंद कीजिए। इस तैयारी में तो आप कतई जॉइंट फैमिली में नहीं रह सकते। आपकी पोस्टिंग बांसवाड़ा, मम्मी पापा गांव में, आपका भाई को दूसरी नौकरी है तो जैसलमेर, आप तो जी चाह के भी जॉइंट फैमिली में नहीं रह पाएंगे, तो फिर समर्थन देने से क्या मतलब है? फिर आर्थिक सहायता को जॉइंट फैमिली कहते हैं? तो उसमें जॉइंट फैमिली कैसे? जॉइंट फैमिली का मतलब है लोगों का साथ में रहना। देखो ये हाँ छुट्टियों में चले जाएंगे, हाँ कभी कभी उसको जो संयुक्त परिवार नहीं करते, क्योंकि फिर पूरा परिवार शादी में एक बार इकट्ठा होता ही है। देखो जॉइंट फैमिलियां, मैं पुनः कहता हूं, हर चीज के पीछे आर्थिक कारण है। संयुक्त परिवार तब थे जब अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन खेती था। इकोनॉमी जब खेती पे टिकी हुई थी, खेत में संयुक्त परिवार का होना जरूरी है, क्योंकि खेत जितना बड़ा होगा उतनी अच्छी फसलें आएगी। जब खेत छोटे छोटे हो जाएंगे, जब बांट दिए जाएंगे खेत, तो बाद में इतनी अच्छी फसलें नहीं आएगी। बड़ा खेत होगा तो इनकम ज्यादा होगी, इनकम ज्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा उसके अंदर, आप वापस उसके अंदर कुछ डाल सकते हैं तो और अच्छी फसलें आएगी। जैसे ही हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर से सर्विस पे गई, हम चाह के भी किसी भी प्रकार का संयुक्त रूप में रह नहीं सकते, मतलब ही नहीं संयुक्त परिवार का। अब एकल परिवार ही होंगे। अब संयुक्त परिवार का मतलब, यदि आप केवल यह समझते हो कि आप और आपका भाई 12 महीने में एक बार इकट्ठे हो जाते हैं, इसको संयुक्त परिवार नहीं बोलते। और लड़कियों, तुम तो संयुक्त परिवार के मरी समर्थन मत किया करो। संयुक्त परिवार का मतलब था एक बीननी सुबह 6 बजे बैठती थी रोटियां बनाने, 2 बजे तक थापती थी। तुम्हारे में एक की हिम्मत नहीं है 2 बजे तक रोटियां बनाने की, इसलिए तुम तो क्या करो, होने ही नहीं चाहिए, दूर दूर तक नहीं होना चाहिए संयुक्त परिवार। तो ये सब अर्थव्यवस्था भी डिपेंड करती है हर चीज। उस समय की अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर थी, जरूर थी संयुक्त परिवार की, न तो आप पॉसिबल है ना कोई रह सकता है। संयुक्त परिवार का तो मतलब था एक कमरे में नीचे 10 बिस्तर लगा के सो जाते,
अब अपने नहीं सो सकते क्योंकि पड़ोसी फोन में देख ले, है ना। संयुक्त परिवार का मतलब था गांव में 7:30 बजे खाना खा के सारे सोते थे, सोपा पड़ता था। आज भी गांव में 9 बजे के आसपास चले जाओगे, सुनसान, कुछ ही नहीं मिलता आपको। अब अपने 12 बजे तो फोन में उल्लू हुए रहते हैं। अब पॉसिबल नहीं है, किसी टाइम में चीजें पॉसिबल थी, ठीक है, उस समय चल चुला गई। तब खेतों के बंटवारे नहीं हुए थे, तब खेत बड़े ही हुआ करते थे। बड़े खेत होते, एक आदमी के पास में सत्ता होती, वो सबसे अलग अलग काम करा लेता, फिर सबका काम खेती ही था तो सारे के सारे उसमें काम कर लेते। जैसे ही काम दूसरे होने शुरू हुए, हम खुद ही अलग हो गए, खेतों के सबके बंटवारे हो रखे हैं। और आप तो जब एसडीएम बनोगे तब आप तो एक चीज नोटिस करना, आपके पास सर्वाधिक मुकदमे दो भाइयों के बीच आपस में लड़ाई के, जमीन के विवाद है। किस बात का संयुक्त परिवार है, किस बात का आपस में प्रेम है? ये केवल किताबी बात है कि गांव में लोगों में बेहद प्रेम होता है, ऐसा कुछ ही नहीं है। लठ ठोकते हैं, लठ एक दूसरे, प्यार रहते हैं, फलाना से नहीं बोलना, इससे नहीं बोलना। ये बातें फिल्मों में अच्छी लगती है कि गांव कितने सुंदर दिखाए जाते हैं, गांव के अंदर सब लोग बड़े प्रेम के साथ रहते हैं। मुझे कई बार लगता है कितने झूठे और दोगले लोग हैं हम, जो कितनी झूठी बातें करते हैं। गांव में सच्चाई है, हम पड़ोसी से नहीं बोल रहे। मैं नोटिस करता हूं पिछले 10-15 साल में कि मैं 15 साल पहले जा रहा था गांव, मेरे किसी अंकल थे, उन अंकल से मैं नमस्ते करता था, उनके चरण स्पर्श करता था। मैं अब गांव जाता हूं, मेरे वही घर वाले कहते हैं आऊं ना बोली, अब आपने लड़ाई। अरे कैसे हो सकता है? 15 साल पहले मैं रास्ते में देखते इनको चरण स्पर्श करता था, अब मैं इनकी तरफ टेढ़ देखता हूं, और हमारी जमीन पे करोगे कब्जा, लट मारेंगे भाई साहब। इन्होंने अपने खिलाफ मुकदमा करवा रखा, अपन इनके खिलाफ मुकदमा करवा रखा है सारे। और लड़ाइयां 2 बीघा की, 3 बीघा की, ज्यादा हम तो 2 बीघा 3 बीघा की भी नहीं। बाढ़ सरका ली, बाढ़ सरका गए, थोड़ी थोड़ी इधर नाली, इधर सरका गए तुम, उसकी लड़ाइयां हैं। तो अब संयुक्त परिवार नहीं है जी, किसी टाइम में संयुक्त परिवार हुआ करते, तब समय की आवश्यकता वही थी, अब समय की आवश्यकता यही है। आने वाले टाइम में मैं कहता हूं ये चीजें और डिक्लाइन करेगी और भयंकर तरीके से। आप तो कहते हो एक साथ रहेंगे, उल्टा घर वाले कहेंगे अलग रहे, नहीं आना, तुम तुम्हारे रहो ना हम हमारे रहे। साउथ इंडिया में अपने सिस्टम आने लग गया कि माँ बाप अब बच्चों को कहते हैं हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम अलग रहेंगे, तुम पास वाले फ्लैट में रह जाओ, ध्यान रख लेना भले हमारा, पर हमारा खाना अलग बने, तुम्हारा खाना अलग, हम हमारा जीवन जिए, तुम तुम्हारा। थोड़े दिन में और यूरोपियन कल्चर आ गई तो उसके अंदर तो बाद में वैसे आएगा। अभी तक फिर भी क्या है, साथ अपने इसलिए बैठे हैं क्योंकि माँ बाप को टाबरों में ब्याह करने पड़ते हैं। अभी भी ब्याह कौन कर रहे हैं? माँ बाप कर रहे हैं। थोड़े दिनों के अंदर ये होगा कि बाद में जैसे 16 साल का टाबर यूरोप में, जैसे बच्चा 16 साल का होता है उसके बाद घर से निकाल दिया जाता है, भाग्य से। तो पूरी जिंदगी तेरे को घर पे लेके बैठे रहे, तू जाने तेरा काम जाने। इसलिए यूरोप में जितने लोग हायर स्टडी करते हैं वो सारे जॉब करके करते हैं। 12वीं पढ़, तू तेरी कॉलेज पढ़नी है, तू तेरा काम कर, पेट्रोल पंप पे तेल भर, कमा के ला और पढ़। घर वालों की जिम्मेदारी थोड़ी है तेरे को पढ़ाना। कहीं पोछे लगा, कहीं पिज्जा बर्गर की दुकान में काम कर, हमें नहीं पता, जो करना है वो कर, लेकिन हम तेरे को पैसे नहीं देंगे। हालांकि वो दूसरी बात है कि वो देश छोटे छोटे हैं, उनके पास पैसे ज्यादा है, इसलिए स्कॉलरशिप दे देते हैं, तो कई बच्चे स्कॉलरशिप से पढ़ लेते हैं। फिर वहां ज्यादातर देखोगे हर कोई बच्चा अपना अपना कोई ना कोई काम करता हुआ मिलेगा आपको, काम करके पढ़ पुढ़ा लेते हैं। और हायर एजुकेशन बहुत कम लोग करते हैं, वहां एमए एमएससी होती नहीं, एक बेसिक ग्रेजुएशन कर लेते हैं, इतनी खूब है। हायर एजुकेशन बहुत कम लोगों को दी जाती है, सरकार रोकती है कि नहीं करनी। क्यों करनी है? हायर एजुकेशन वही करे जिनको रिसर्च करना है। अपने यहां जिसके जी में आई हुई है वो एमए कर रहा है। एमए का मतलब है मास्टर, हिस्ट्री में एमए का मतलब आप हिस्ट्री के मास्टर बन गए, ज्योग्राफी में एमए का मतलब अब आपको पूरी ज्योग्राफी आ रही है। और अपने कहते हैं सर 1 वीक सीरीज है और उसका नाम 1 वीक क्यों, उसका नाम 1 नाइट सीरीज होना चाहिए, क्योंकि वो 1 वीक है लेकिन हम उसको कब पढ़ते हैं। कितना अजीब लगता है कि उसमें 25 क्वेश्चन होते हैं और फिर भी अपने किसी को फोन करके कहते हैं अरे इंपॉर्टेंट बताओ, ये इंपॉर्टेंट ही थे। और अगला भी उतना ही बुद्धिमान है जो आपको 5 इंपॉर्टेंट बताता हो रहे कि ये 5 है, आपको कि पक्का आ रहेगा, पक्का ये आ जाएंगे, और नहीं भी आए तो लिखने तो यही आने हैं। उसने 5 बताए, अगले दिन 5 में से 3 आए, अब 2 पे क्या लिखो, जो आपको आ रहा है वो लिख के जाओ। और बड़ी बात यह है कि फिर भी हम उसमें पास और हो जाते हैं। भारत ने जो अपने हायर एजुकेशन का बट्टा बिठाया वो कुछ नहीं, तो मतलब इसकी तो हद ही नहीं, इसलिए रोका जाना चाहिए। एमए एमएससी एमकॉम गवर्नमेंट को रोक लगा देनी चाहिए, नहीं करवाएंगे। बहुत कम लोग होंगे जिनको हम ये करवाएंगे। बाकी बेसिक ग्रेजुएशन करो, उसके बाद में कोई ना कोई धंधा लगो तुम्हारा। सरकार स्किल डेवलपमेंट करे, लोगों को धंधे लगाए। सरकार करे तो एमए कर ले, 2 साल और भटकता घूम रहा है इधर उधर, घर वालों से 2 साल पैसे और मंगा रहा है, घर वाले करे क्या करेंगे एमए।
मैं पहले छोटा था तब मैं सोचता था कि कोई गांव में कहता कि मैंने डबल एमए कर रखी है, तो मुझे लगता है भैया कितने इंटेलिजेंट है, डबल एमए किया है। फिर धीरे धीरे पता चला भैया सर्वाधिक निकम्मे है, क्योंकि भैया की एक एमए हो गई, भैया गांव आना नहीं चाहते थे, घर वालों का एक बार एमए और करूंगा 2 साल रुपए और दो। फिर पता चला भैया ने एमए कर रखी है पब्लिक और पॉलिटिकल साइंस, मतलब भैया को यह भी नहीं समझ में आया कि दोनों सब्जेक्ट एक जैसे, पहले सब्जेक्ट तो चेंज करते। फिर समझ में आया भैया के दोनों में परसेंटेज है 43 और 37, और भैया गांव में बैठे कहते हैं बेरोजगारी बढ़ गई है। मेरे जैसे डबल एमए की भी कोई कदर है भाई साहब, आपसे एमए की स्पेलिंग नहीं लिख जाए यार ढंग से। हर देश काल की परिस्थितियां अलग अलग होती है जी, पहले देश काल अलग था तो उसकी परिस्थितियां अलग थी, अब अलग है तो अब अलग। एक जगह से 6 चूल्हे मिलना क्या बता रहा है उनके टाइम में, या तो संयुक्त परिवार है या क्या रहा होगा। एक चूल्हा ऐसा जिसके 2 मुंह है, 2, अभी भी गांव में 2 मुंह वाले चूल्हे होते हैं, एक तरफ दाल बना लो एक तरफ रोटी बना लो टाइप का। देखो क्या क्या खा रहे थे बताओ, देखिए गेहूं चावल और जवार। अब कोई आपसे पूछेगा इनमें से आहड़ के लोग कौन सा अनाज नहीं खाते थे, गेहूं चावल जवार और बाजरा। नॉर्मल सा हमेशा ध्यान रखना, नदियों के पास रहने वाले कभी बाजरा नहीं खाएंगे, क्योंकि बाजरा उस जगह पे होता है जहां पानी नहीं होता। जो नदियों के पास रहेंगे वो बाजरा क्यों उगाएंगे, वो बाजरा उगाएंगे नहीं, वो गेहूं उगाएंगे, वो चावल उगाएंगे, वो कोई आपके जवार उगाएंगे, वो सब चीजें। आपके पढ़ा होगा वो आपने गिफिन गुड्स, इकोनॉमी में पढ़ा होगा गिफिन गुड्स। बाजरा तब खाया जाता है जब दूसरी चीजें महंगी हो। बाजरा वह घटिया वस्तु है जिसका रेट बढ़ता है तब उसकी डिमांड बढ़ी हुई है तो रेट भी उसके क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं अपने आप के अंदर ही उसके, तो बढ़ते हैं अपने। और डिमांड जब कम होती है तब उसकी रेट भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो बाजरा उन जगह पे खाया जाता है जहां पर पानी के सोर्स नहीं थे। पश्चिमी राजस्थान में पानी नहीं था, तो यहां पर कैसी फसलें उगानी पड़ी, गेहूं हो ही नहीं सकती, चावल हो ही नहीं सकता, जवार हो ही नहीं सकता, तो इन लोगों ने क्या उगाया, बाजरा। इधर ये उदयपुर के आसपास में पानी था तो इन्होंने क्या उगाया, गेहूं उगाया, चावल उगाया, जवार। और तो मेरे एक नागौर के फ्रेंड है, उदयपुर नौकरी करते हैं, तो वो कहते हैं यार मैं एक बार उदयपुर किसी लोकल दोस्त के घर पे खाना खाने के लिए गया, तो उनकी मम्मी ने बहुत अच्छा खाना बनाया, 2-3 भांत की सब्जियां और 2-3 भांत की मिठाइयां बनाई हुई, मैंने छक्के खाया ढंग से। एक चावल की कटोरी थी वो मैंने खाई नहीं, तो उनकी मम्मी लास्ट में अरे बेटा चावल तो लिए नहीं, तुम चावल भी ले लो। तो मैंने कहा बंट जी हो गया फुल रब ने, तो उन्होंने कहा अरे ले लो, वैसे भी तुम्हारे नागौर में तो होली दिवाली बनते हैं। उनकी बात तो सही थी, चावल अपने होली दिवाली बनते हैं, वैसा चावल अपने लग्जरी था, चावल डेली नहीं बनते, चावल अपने तभी बनते जब घर में मेहमान आता, थे ही नहीं, जिनके थे वो डेली खाते हैं। मैं कहता हूं आज भी आप पश्चिमी राजस्थान में डेली चावल खा लो, घर वाले कह देंगे बिहारी है, क्योंकि बिहार नदी के पास में, इसलिए बिहारी डेली क्या खाते हैं, चावल खाते हैं। तो भौगोलिक परिस्थितियों की वैसा ही आपका क्या होगा, खान पान। इसलिए यहाँ बाजरा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये नदियों के पास में, नदियों के पास वालों के बाजरा उनके दूसरे अनाज हो जाते हैं, तो उनको बाजरे की आवश्यकता नहीं पड़ती। और यहाँ की जो मकान मिले ना, मकानों की जो नींव है वो नींव पत्थर की बनी हुई है, लिखो पत्थर की नींव, स्टोन फाउंडेशन। छोटी सी गोली से शिकार कैसे होगा है, तो बंदूक थोड़ी थी है? और बंदूक से यदि पत्थर की गोली निकलेगी बिखर नहीं जाएगी, इतना दिमाग क्यों लगाना। कौन तुम्हें कहता है पत्थर की गोलियों का प्रयोग करते हुए सचित्र वर्णन कीजिए, और तुम बंदूक से चला दोगे तो लफड़ा हो जाएगा। देखो बालाथल, देखो उत्खनन करता वीरेंद्र नाथ मिश्र, पढ़ा हुआ ये नाम तो अपना, देखो एक्सकेवेटर, उत्खनन करता वीरेंद्र नाथ मिश्र, लिख ले चुपचाप, तो कब से पंचायती कर रहा है, उत्खनन करता वीरेंद्र नाथ मिश्र। अच्छा, बालाथल में कई चीजें ऐसी मिली है, इससे पता चलता है कि बालाथल एक लंबे टाइम तक कंटिन्यूस सभ्यता रही है, ताम्र पाषाण में भी रही है, बाद में कांस्य वाले टाइम के अंदर भी रही होगी। कांस्य वाले टाइम में भारत की जो सभ्यता थी उसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। क्या नाम था, तो बालाथल में ऐसी चीजें मिली जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर थी। इसका मतलब वहां से कोई आदान प्रदान होता होगा, सामान मंगाते होंगे, भेजते होंगे। कोई पूछेगा बालाथल का संपर्क और कौन सी सभ्यता से था, देखो बालाथल का संपर्क सिंधु घाटी सभ्यता से भी था। बालाथल वाज आल्सो कनेक्टेड विद इंडस वैली सिविलाइजेशन, बालाथल का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से भी था। बालाथल वाज आल्सो कनेक्टेड विद इंडस वैली सिविलाइजेशन।